गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को। जो हमारा जो लेसन अभी चल रहा है वो है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ठीक है, तो जो हमने जो पार्ट पढ़ा था हमारा वो था भाई इटली के जो नगर थे उनका पुनर्जागरण किस प्रकार से हुआ या उनका पुनरुत्थान किस प्रकार से हुआ। अब आती है आज के टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वो है नवजागरण की विशेषताएं। तो सबसे पहले तो नवजागरण का मतलब होता है भाई नव जागरण यानी नया जीवन, नए सिरे से शुरुआत करना या फिर पुनर्जन्म, है ना। तो जो नवजागरण जो है ये किस प्रकार से हुआ था, तो इसके जो क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, तो आज हम इसमें ये विशेषताएं पढ़ेंगे। तो पहली विशेषता है भाई यूनानी रोमन साहित्य का पुनरुत्थान। तो जो यूनानी और जो रोमन साहित्य थे, जब इटली के जो नगर थे इनका पतन हो गया था, दोबारा से जब ये इनका भाई रिवाइवल हुआ तो ये किस प्रकार से हुआ, है ना, किस कारण से इनका पुनरुत्थान हुआ था। तो कुछ व्यापारी वर्ग के लोग थे, कुछ धनी लोग थे जो इनके लिए लाइब्रेरी बना रहे थे, इनको मदद कर रहे थे, इनको कुछ चंदा वगैरह दे रहे थे इनके साहित्य और इनकी कला को उठाने के लिए, इनको प्रसार इनका बढ़ाने के लिए। तो ये इसी कारण हुआ था। अब इसमें आता है कि भाई नवजागरण की प्रथम विशेषता क्लासिसिज्म थी, अर्थात इस काल में पुस्तकों द्वारा जिस ज्ञान का प्रसार किया गया उसे क्लासिसिज्म कहा गया है, क्योंकि यह ज्ञान प्राचीन यूनानी व रोमन संस्कृतियों पर आधारित था। साहित्य रचना व भवन निर्माण में यूनानी व रोमन शैली प्रकट होने लगी थी। यानी जो क्लासिज्म इसकी विशेषता हो गई थी इसकी, और जो इस काल में जितने भी पुस्तकें थी उनको पूरी तरह से फैलाया गया, सभी लोगों में फैलाया गया, बट उनको मतलब इनका प्रचार प्रसार काफ़ी सारा हुआ। जो रोमन और जो यूनानी जो संस्कृति थी, ठीक है, उसको भी प्रसारित किया गया। और साहित्य रचना हुए, भवन निर्माण हुए, जितने भी प्रकार की ये रचनाएं हुई थी इनमें यूनानी और रोमन जो शैली थी वो प्रकट होने लगी। शैली का मतलब होता है कि भाई एक प्रकार यानी एक स्पेशल छाप। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अपन देखें तो जो अब राजस्थानी डांस है या हरियाणा डांस है उनके अपने आप में अलग शैली है, ठीक है। जो कालबेलिया नृत्य बोलते हैं या घूमर बोलते हैं, है ना, तो ये अलग अलग एक नृत्य शैली है, कहीं भाई लेखन शैली है, कहीं किसी संस्कृतियों की शैली है। तो ये जो शैली थी ये वहाँ के जो भवन निर्माण थे, अब जैसे मान लो अपन हिमाचल की तरफ चले जाएंगे या फिर लेह लद्दाख की तरफ चले जाएंगे या फिर जम्मू कश्मीर में चले जाएंगे, तो वहाँ भवनों की एक अलग शैली है। कश्मीरी शैली के भवन अलग मिलेंगे आपको, गढ़वाली शैली के अलग मिलेंगे, और अपन राजस्थान और हरियाणा के जो अपने भवन हैं वो अलग प्रकार के मिलेंगे। जैसे अपने यहाँ पे छत प्लेन होती है, लेकिन हिमाचल में, उत्तराखंड में या फिर जम्मू कश्मीर में ऊपर अगर जो पहाड़ी एरिया है उसमें अपन जाएंगे तो जो वहाँ के जो भवन हैं वो क्या मिलेंगे, ढलानुमा छतें मिलेंगी। वो कारण है कि भी वहाँ बर्फ़ पड़ती है, तो जो बर्फ़ है वो छत के ऊपर ना रहे, वो ढल करके नीचे आ जाए। तो शैली का मतलब ये होता है प्रकार, एक विशेष छाप। तो वहाँ की जब साहित्य और जब रचनाएं हुई थी तो उसमें भी ये यूनानी और रोमन संस्कृतियों की एक शैली प्रकट हो गई थी। अब दूसरा जो इसका नवजागरण की जो विशेषता थी वो थी तरक्की प्रधानता। यानी कोई भी चीज़, कोई भी काम ये अगर करते हैं तो इन्होंने सिर्फ तरक्की के ऊपर जोर दिया था और हर चीज़ के अंदर एक लॉजिक से संबंधित ये चीज़ें रखते थे। नवजागरण ने तरक्की प्रधानता को स्थापित किया। इससे पहले चिंतन पर चर्चा परंपराओं का नियंत्रण था, यानी कोई भी अगर चिंतन कार्य होता था तो उस पर इनका ज़्यादा प्रभाव किनका था, चर्च का था या फिर पुरानी परंपराओं का था। लेकिन जब नवजागरण हुआ, नए सिरे से जब इनका निर्माण हुआ, ठीक है, जो सांस्कृतिक जो परंपराएं जो अपनी बदल रही थी उसमें तर्क को ज़्यादा मुख्यता से प्रदर्शित किया। इससे पहले चिंतन पर चर्च व परंपराओं का नियंत्रण था, ठीक है। अब इस संबंध में अरस्तु के तर्कशास्त्री ने लोगों का मार्गदर्शन किया। अरस्तु क्या थे, एक तर्कशास्त्री थे, ठीक है, फिलोसफर थे, दार्शनिक थे। तो उन्होंने जो उनका जो तर्कशास्त्र था उन्होंने लोगों का मार्गदर्शन किया, मतलब उनको राह दिखाई। चिंतन में तर्क प्रधानता को बढ़ावा देने में ऑक्सफोर्ड, पेरिस, बोलोन, कैम्ब्रिज आदि विश्वविद्यालयों ने अहम भूमिका अदा की। यानी जो विश्वविद्यालय थे यहाँ पे भी इस जो लॉजिक सिस्टम था, जो तर्क प्रधानता थी, इसको उन्होंने बढ़ावा दिया। इन विश्वविद्यालयों के विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया कि तर्क उसी विचार को सही माना सिर्फ उसी विचार को सही माना जाए जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरे। जैसे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अगर कोई आदमी किसी चीज़ को बोलता है कि भाई कि कर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर भाग्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस पे एक हर इंसान का अलग अलग व्यू होता है, अलग अलग इनका तर्क होगा। कोई कहेंगे नहीं भाग्य ज़्यादा इम्पोर्टेंस है,
बिना भाग के तुम कर ही नहीं पाओगे। कोई कहेगा नहीं भाई भाग के भरोसे बैठे नहीं रह सकते, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो ये वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, वहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं, वहाँ के जो विद्वान हैं, उन्होंने ये कहा था कि भाई विचार रखना अपनी बात अपने आप में ठीक है, लेकिन अगर आपका तार्किक विचार होगा, तर्क की कसौटी पे खरा उतरेगा तो ही उसको सही माना जाएगा। तीसरा जो इसका पॉइंट आता है वो प्रयोगात्मक पद्धति पर बल, यानी कोई भी चीज़ है उसको करके देखना, ठीक है। ऐसे नहीं है कि किसी भी चीज़ को आपने बोल दिया कोई भी चीज़ भाई ये ऐसी है, लेकिन नहीं, उसको पूरी तरह से एक प्रयोग होता था, उसकी खोज पत्ती की जाती थी। नवजागरण की कहानी विशेषता यह थी कि इस काल में प्रयोग पत्ती पर बल दिया गया है, विचारों की पुष्टि के लिए प्रयोग का तरीका अपनाया गया है ना। रोजर बेकन को इस प्रयोगात्मक खोज प्रणाली का अग्रदूत कहा जाता है, यानी जो ये प्रयोगात्मक पद्धति थी इसके अग्रदूत कौन थे? रोजर बेकन। हम ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त करते हैं, वाद विवाद तथा प्रयोग द्वारा। वाद विवाद से प्रश्न का अंत हो जाता है और हम भी उस पर सोचना बंद कर देते हैं, किंतु इसके प्रमाण नहीं होते। इसमें संदेह समाप्त होता है, नई मस्तिष्क को शांति प्राप्त होती है। यह बात तब तक ही नहीं होती है जब तक अनुभव एवं प्रयोग द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं होती। प्रयोग प्रणाली पर बल देने से विज्ञान का विकास हुआ, यानी विज्ञान का, साइंस का प्रयोग कैसे हुआ? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई आदमी किसी चीज़ को प्रयोग कर रहा है, यानी किसी चीज़ के लिए वाद विवाद हो रही, कोई प्रश्न खड़ा कर दिया किसी ने कि भाई कि वहाँ चिकनी मिट्टी है और अगर आप दौड़ोगे वहाँ पे तो आप फिसल सकते हो और आपका पैर भी टूट सकता है। तो अब उसके ऊपर क्या है कि कोई कहेंगे नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ कहेंगे कि नहीं भाई नहीं फिसलोगे आप, कुछ कहेंगे फिसलोगे। तो उससे एक वाद विवाद हो गया और वाद विवाद से वो मान लो हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये कहें कि हाँ ठीक है भाई गिल्ली मिट्टी है, आप फिसल जाओगे, वहाँ मत जाओ। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको बिल्कुल सीधा सा। तो उसको क्या है कि लोग मानेंगे नहीं यार उसने ऐसे कह दिया नहीं फिसल सकते, भाई कल तो मैं वहाँ दौड़ा ही था। तो इसमें क्या है कि प्रयोग है, ठीक है, आप बहस करने के बजाय उस पर दौड़ के देख लो एक बार। अगर वो इंसान कोई दौड़ के देखेगा और वो फिसलेगा, अगर चिकनी मिट्टी है तो ज़रूर फिसलेगा, गिरेगा तो उसके दिमाग में हमेशा ही रहेगी कि भाई चिकनी मिट्टी पे तो हमेशा फिसलन होती है और उसमें गिर सकते हैं, अपन चोट लग सकती है। तो ये जो प्रयोगात्मक पद्धति थी नवजागरण के अंदर, इसकी विशेषता थी। अब है मानववाद। अब इसमें देखो मानववाद का मतलब ये होता है भी मानव से संबंधित सभी चीज़ें देखना, यानी भाई उसके मानव के जीवन से संबंधित, मानव के रहन सहन संबंधित, उसका क्या महत्व है, किन में उनकी रुचि है, किन में उनकी रुचि नहीं है, ये सब इस मानववाद के अंदर जो एक अलग इसकी विशेषता थी। नवजागरण की चौथी विशेषता मानववाद गिनाई जा सकती है। मानववाद की गहरी दिलचस्पी मानव प्रकृति में है, न कि ईश्वर में। अर्थात मानव जीवन में रुचि लेना, उसकी समस्याओं का अध्ययन करना, मानव का आदर करना, उसके जीवन के महत्व को स्वीकार करना था, मानव जीवन को सुधारने, समृद्ध एवं उन्नत बनाने का प्रयास करना। नवजागरण ने यूनानी व रोमन सभ्यता से प्रेरणा प्राप्त करके परलोक के स्थान पर यही लोग, यानी जिस संसार में हम रहते हैं, पर बल दिया। इस संबंध में पेट्रोक के अग्रणी मानववादी कहा जा सकता है और बुकाशियो तथा इरेस्मस ने भी इस महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी जो ये लोग कहते हैं कि भाई ईश्वर है, भगवान है ना, और स्वर्ग है और नरक है, अगर इस तरह की जो बातें करते हैं तो उसको छोड़ करके मानववाद की प्रकृति के ऊपर इसने जोर दिया था। ये इसकी चौथी विशेषता थी। उन्होंने कहा था कि भाई ये जो जीवन है इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या हमारी रुचि है, क्या हमारी समस्याएं हैं, किन चीज़ों का हमें अध्ययन करना है ना। तो वो जो चीज़ें हैं इस पर इन्होंने मतलब वर्तमान के ऊपर इन्होंने बल दिया था कि जिस संसार में हम रहते हैं वो ही सत्य है, बाकी सब काल्पनिक घटनाएं हैं। अब इसके बाद है यथार्थवाद पर जोर। यथार्थवाद का मतलब यही होता है कि भाई जैसे जो हम देखते हैं, यानी कला पर मानववादी प्रभाव को देखा जा सकता था। जो भी कलाएं थी उन पे मानववादी प्रभाव था, इससे यथार्थ पर जोर दिया गया। कला का केंद्र मानव और प्रकृति था, यानी जो भी कलाएं थी उनका जो मेन केंद्र था या तो मनुष्य थे या प्रकृति थी, इन्हीं के ऊपर आधारित उनकी रचनाएं हुई हैं। चित्रकार लियोनार्दो विंची ने लिखा है कि अच्छे चित्रकार को दो प्रमुख चीजों का चित्रण करना होता है, मनुष्य और उसके मन की भावनाएं। ये किसने कहा है? लियोनार्दो एवं विंची ने कहा है ये कि भाई जो बढ़िया चित्रकार होता है उस दो चीजों का चित्रण करता है, तो इंसान और उसके मन की भावनाएं। मान लो कोई उदास इंसान बैठा हुआ है तो अगर सिर्फ उसका नॉर्मल सा चेहरा बना देगा और उसमें अगर उसने भाव नहीं लेके आया कि भाई ये उदास है या खुश है, अगर फोटो देख के अपन बता देंगे उसके, जो अच्छा चित्रकार होगा फोटो बनाएगा, कोई आदमी बैठा है ना, और वो हंस रहा है, ठीक है, तो हंसते हुए आंखों में आंसू है तो कहेंगे भाई ये खुशी का आंसू है। लेकिन कोई बहुत उदास है फिर आंसू है तो कहेंगे भाई ये बहुत ही दुखी है, बहुत परेशान है, इसलिए उसकी आंखों में ये आंसू है। तो ये जो चीजें हैं मनुष्य के मन की भावनाएं होती हैं, वो चित्रकार उस चीजों को रखता है। अब विंची की एक महान कृति थी मोनालिसा।
ये रहस्यमय मुस्कान पर इस बात का सर्वोत्तम उदाहरण है जो सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही। यानी यथार्थवाद के ऊपर जोर दिया कि जो मोनालिसा की जो मुस्कान थी वो उस यथार्थ को प्रकट कर रही थी। जिस वक्त उसकी चित्रकारी की गई थी वो मुस्कुरा रही थी, इसका मतलब वो खुश थी। तो ये जो नवजागरण की कुछ विशेषताएं थी भाई, यूनानी रोमन साहित्य का पुनरुत्थान हुआ, तरक्की प्रधानता थी, प्रयोगात्मक पत्ति पर बल दिया, मानववाद पर, यथार्थवाद के ऊपर। तो ये आज हमने पढ़ा। कल हम देखेंगे भाई विश्वविद्यालय मानववाद का प्रचार किस प्रकार से हुआ था। आज के लिए इतना ही। इसमें कुछ मैं प्रश्न दे रहा हूँ आपको, वो आप अपने फिर नोटबुक में करना है आपको।